दिस इज मी दीक्षा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ लेक्चर फर्स्ट मैथमेटिक्स का, जिसमें हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर। सो गाइस, रिलेशन आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो जैसे आपने मेरी लास्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियोस भी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में ओनली इंट्रो डाला है और एक टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियोस निकल कर आई है। तो वैसे ही आज मैं मैथ्स की भी मैं बना रही हूँ और ये एक टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियो होगी और ये वीडियो आपका एक माइंडसेट डेवलप कर देगी इस चैप्टर को आगे मूव ऑन करने में। सो गाइज, आजकल देखिए, मैं भी 11th में हूँ, आप सब भी। तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है हैशटैग 11th बर्बाद। आपकी अगर 11th बहुत ही ज़्यादा बेकार गई है, नो मैटर, आपकी 11th से 12th का बहुत बड़ा कनेक्शन है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप मतलब जो कंटेंट मैं दे रही हूँ या फिर आप जितना 12th में आप कंटेंट ले रहे हैं कहीं से भी, वो आपका मोर देन सफिशिएंट है क्लास 12th के मार्क्स गेन करने में, क्योंकि अब हम कर रहे हैं क्लास 12th के मार्क्स गेनिंग। सो अगर आप सोच रहे हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस तो क्लास 11th में भी था, तो क्या ये उसी का हायर वर्जन है या फिर उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं या सेम वही उठकर आ गया। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि मैंने तो रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर 11th में किया ही नहीं था, तो अगर ये उसका 12th क्लास का रिलेशंस एंड फंक्शंस है, तो ये तो कॉमन वाली बात है कि हाँ, ये हायर वर्जन होगा 11th से 12th में रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर का। लेकिन अगर मैंने 11th में चैप्टर नहीं किया, तो क्या मैं ये चैप्टर कर सकता हूँ या क्या ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग बन सकता है? तो इसका आंसर है यस। अगर आप हल्का सा, ऐसा नहीं है कि आप 11th की एनसीईआरटी खोलकर बैठ गए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको बस एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में ही, ताकि ये चैप्टर आपका इजीली मूव ऑन हो जाए। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, ये लेक्चर फर्स्ट है, तो मैंने आपको बोला कि मैं एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपका ये चैप्टर अगर सुधर गया ना, तो समझिए आपके मैथ्स क्लास 12th के मैथमेटिक्स में 6-7 से चैप्टर आराम से सुधर जाएंगे। यानी पूरी की पूरी कैलकुलस रिलेशंस एंड फंक्शंस पर डिपेंड है। यानी दिस चैप्टर इज बेसिकली बैकबोन ऑफ कैलकुलस। यानी आपका लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये जितने भी कैलकुलस में जितने भी चैप्टर्स आएंगे, वो सारे के सारे रिलेशंस एंड फंक्शंस के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। सो हमें इस चैप्टर को बहुत सीरियसली और बहुत ही ज़्यादा एक प्रायोरिटी देनी होगी। और इफ़ पॉसिबल, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 11th की एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाओ, उसके क्वेश्चंस करो, नहीं, एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज का हमारा गोल है, हम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर करेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन ओवर कर देंगे। देखिए, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर, ये आपने 11th में, मैं आपको 11th से रिलेट कर चलूँगी, ताकि जिसने 11th करी हो उसका रिलेशन बन जाए और जिसने 11th में ये चीज़ नहीं करी हो उसका भी एक बन जाए कि हाँ, अच्छा, ये उससे रिलेटेड है, उसने नहीं भी क्या होगा लेकिन उसको एक थोड़ा सा आइडिया भी होगा ना, तो वो बच्चा भी कर जाएगा। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर, नेम से ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? एक ऑर्डर फॉलो करे, और अनऑर्डर्ड का मतलब जो ऑर्डर फॉलो ना करे। तो यही इसका मतलब है ऑर्डर्ड, इन विच ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। यानी एक हमें पेयर दे देंगे, उसमें हमारा ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो, वो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। और इन विच ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज अवर अनऑर्डर्ड पेयर। एक मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब जैसे 2 and 3 है एंड 3 and 2 है, ऑर्डर्ड में बोथ आर डिफरेंट, यानी 2 and 3 भी डिफरेंट है, 3 and 2 भी डिफरेंट है, क्योंकि 2 की पोजीशन पे होना चाहिए था और 3 की पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे पोजीशन उल्टी कर दी।
तो हमारा ऑर्डर्ड अगर कि हम ऑर्डर्ड की बात करें तो बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों पेयर्स एकदम डिफरेंट है। लेकिन अगर हम अनऑर्डर्ड की बात करें तो बोथ आर सेम, यानी अनऑर्डर्ड में हमारा कोई भी एलिमेंट है वो बाद में लिखा हो पहले दिखाओ वो मैटर नहीं करता, बस सेम होना चाहिए। ये है अनऑर्डर्ड की डेफिनेशन। और ऑर्डर्ड की है कि जिस सीक्वेंस में वो फर्स्ट पेयर में लिखाया है वही सीक्वेंस सेकंड में भी फॉलो होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखें, फॉर गिवन पेयर्स 1 2 2 3 2 1 4 5 5 4 3 3। अब इसमें बताना नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आप देखिए 1 2 2 3 सारे डिफरेंट है, ना ही इनमें कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा, तो ये सारे के सारे डिफरेंट होंगे तो हम इनको सोलो काउंटिंग देंगे, यानी ये 1 ये 2 ये थर्ड वन 4th 5th 6, यानी हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए 6। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर तो देखिए 1 2 and 2 3 2 1 1 2 and 2 1, इसमें बस हमारे मतलब एक रैंकिंग उल्टी तो दे रखी है, बाकी है तो ये दोनों सेम, तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट पेयर, यानी 1 2 and 2 1। हम इसको 1 2 ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा एक ही कहलाएगा। 1 2 भी सेम है एंड 2 1 भी सेम है अनऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम इसको एक काउंट करेंगे। 1 2 and 2 1 हमारा एक बना, फिर है देन 4 5 and 5 4 ये हमारा एक बना, देन 2 3 अलग से पेयर एंड 3 3 ये अलग से पेयर, तो हमारे टोटल अनऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए 1 2 3 and 4। देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल अप होता रहेगा क्वेश्चंस का, तो आप बस अच्छे से समझिए, बाकी तो कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस वाई कॉमा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -2 and 3 अंडर कंडीशंस। अब कंडीशंस भी दे रखी है, हमें x एंड y की वैल्यू भी दे रखी है, मतलब वैल्यू हमें दे नहीं रखी, लेकिन हाँ LHS इक्वल्स टू RHS की हमें इक्वेशन गिवन है, और लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है कि ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट दे रखी है, ऑर्डर्ड पेयर पर x एंड y की क्या वैल्यू निकलेंगी एंड अनऑर्डर्ड पेयर पर x एंड y की वैल्यू क्या निकलेगी। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो हमें डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करनी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। हमने सॉल्व किया, 3y इज इक्वल्स टू -5, y इज इक्वल्स टू -5/3 एंड y की वैल्यू हमने x ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी, तो x इज इक्वल्स टू -2 -y, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/3। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू और ये आ गई हमारी y की वैल्यू अंडर द कंडीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन जब हम अनऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, देखिए अनऑर्डर्ड पेयर में हमारे बनेंगे 2 केसेस। फर्स्ट केस होगा हमारा अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू a एंड b, ये हमारी इक्वेशन गिवन है, हमने अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग में हमने लिख लिया। इसका फर्स्ट केस बनेगा जब अल्फा a के इक्वल होगा और बीटा b के इक्वल होगा, और सेकंड केस इसका बनेगा जब अल्फा b के इक्वल होगा एंड बीटा a के इक्वल होगा। तो जब अल्फा a के इक्वल होगा और बीटा b के इक्वल होगा, तो ये तो हमारा ये आंसर आएगा, ये हमें पता है, ये बस हमें कॉपी पेस्ट करना है, हमें दोबारा करने की कोई नीड नहीं है। फिर हम अल्फा इज इक्वल्स टू बी हम लोग रखेंगे एंड बीटा इज इक्वल्स टू हम a रखेंगे, तो x प्लस वाई कॉमा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -2 and 3 दे रखा है हमें। जब हमने -2 and 3 लेकर किया तो हमारे आंसर्स आ गए x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड y इज इक्वल्स टू -5/3। लेकिन जब हमने इसको रिवर्स कर दिया यानी उल्टा कर दिया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमने 3 रखा और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 रखा, तो 3y सॉल्व करने पर हमें मिला y इज इक्वल्स टू 5/3। y की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी, x इज इक्वल्स टू 3 - 5/3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। तो हमारे आंसर्स है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। पहला आंसर है हमारा x की वैल्यू होगी -1/3 एंड x की वैल्यू होगी 4/3 और y की वैल्यू होगी -5/3 एंड y की वैल्यू होगी +5/3।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत इजी है एकदम, बहुत ज़्यादा इजी। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें पढ़ेंगे फॉर 2 और मोर सेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बेटर समझ में आएगा बहुत ज़्यादा। ए के अंदर गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 2 and 3, ये हमें एक सेट दे दिया, सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 2 and 3 एंड सेट ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 and 5। अगर हमें बोले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b, हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? देखिए इस साइन का मतलब होता है ये, दिस इज नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द साइन ऑफ CP मतलब नॉट कनॉट प्लेस, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब a क्रॉस b, हम इसको a क्रॉस b भी बोल सकते हैं या a कार्टेशियन b भी बोल सकते हैं, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b भी बोल सकते हैं। ये होगा हमारा। अब देखिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें ये जो 1 है इसको पहले इसके साथ, हमें पहले a दिया है ना, तो हम पहले a के एलिमेंट्स रखेंगे, a के एलिमेंट्स रखेंगे। a का एलिमेंट है पहला 1, तो 1 के साथ में आएगा b का फर्स्ट 1, देन दोबारा से a का एलिमेंट 1, देन b का सेकेंड एलिमेंट क्या है 5, तो ये आ गया। फिर a का फर्स्ट एलिमेंट के पेयर बन गए पूरे, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं हमें उतने पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं। अब 2 के साथ 1, देन 2 के साथ 5, देन ऐसे 3 के साथ 1, देन 3 के साथ 5। मैं आपको दिखाती हूँ। वन 2 and 3 एंड b के हमारे पास सेट गिवन है 1 and 5, तो हमें a कार्टेशियन b निकालना है। तो हम a के 1 को पहले 1 के साथ में, देन 1 को 5 के, देन 1 को ही 5 के साथ, 1 के साथ 1, देन 1 के साथ 5, सेम 2 के साथ 1, देन 2 के साथ ही 5, 2 के साथ 1, देन 2 के साथ 5, देन 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 5, 3 के साथ 1 एंड 3 के साथ 5। तो ये आ गए हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो सारे आ गए। इसमें से और क्या बन सकते हैं a क्रॉस b के? नहीं। अगर आप सोचो, अगर इसी का हम मैं रिवर्स करूँ यानी b क्रॉस a निकालूँ, तो b क्रॉस a एंड a क्रॉस b दोनों सेम नहीं होते। मैं b क्रॉस a निकालूंगी तो पहले b के एलिमेंट्स आएंगे पहले, यानी 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, यानी दोनों आंसर्स हमारे डिफरेंट आएंगे। हमने देखा कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स भी सारे अलग है। अगर हम निकालें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, तो वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिखते हैं, वो आ जाएगा हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आ गए हमारे 6। वैसे ही मैंने यहाँ पे b क्रॉस a निकाला है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा b का, देन होगा a का, b का, देन a का, b का, a का, b का, a का, b का, a का, b का, a का। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a इज इक्वल्स टू n ऑफ b क्रॉस a विच इज इक्वल्स टू 6। हमने 1 2 3 4 5 एंड 6। हम एक और एग्जांपल देते हैं। अब हमें 3 दे दिए, हमने अभी 2 का किया, अब हम 3 का करेंगे। a है 1 and 2, b के सेट में है 2 and 3 एंड c के सेट में अकेला 5। तो हम कैसे करेंगे? a क्रॉस b क्रॉस c कैसे निकालेंगे? 1 के साथ 2 एंड 1 के साथ 5, 1 2 एंड 5। फिर देखिए 1 का ये जो 2 है ये b का, और ये जो 5 है ये c का। ऐसे ही 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ फिर 5, ऐसे ही 1 के साथ में 3 हो गया एंड 5 हो गया। अब हम 2 लेंगे, 2 के साथ 2 एंड 2 देन 5। फिर ऐसे ही हमने किया तो हमारे टोटल 4 आउटकम्स बने।
तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 4। अगर हमसे बोले कि उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वही होना चाहिए, जैसे मैंने ए क्रॉस ए निकालने के लिए अगर हमें कोई बोले तो ये भी बहुत सिंपल है, पहले 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ ही 2, फिर से उल्टा कर देना है वो प्रोसेस, 2 के साथ 1 देन 2 के साथ 2। इसमें भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे हमारे 4। अभी यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ऐसे एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं व्हाट इज इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो हमने समझा कि हाँ होते क्या है एक्चुअली में। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट of all ordered pair A and B where A belongs to A and B belongs to B। ये जो साइन है ये टाइप ऑफ E का साइन है, इसको बोलते हैं belongs to का। This is denoted by A cross B। A cross B is equals to, अभी हम यही स्टेटमेंट को एज अ मैथमेटिक्स में हमने लिखा, हमने यही चीज़ हमने पीछे समझी है, इसी को लिखने का एक वे है, वो है A and B इज सच दैट, ये जो कॉलम्स है दो, ये है साइन ऑफ सच दैट ए बिलोंग्स टू स्मॉल बिग ए एंड कैप से एंड बी बिलोंग्स टू कैप बी। सेम बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, यही रिवर्स हो जाएगा, यानी बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए एन ऑफ ए, अब ये एन है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे बता आपको एन ऑफ, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दिया। तो ये एन एक्चुअली में है क्या, तो एन ऑफ ए, इसमें जो एन है रिप्रेजेंट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी ये जो एन है वो हमें बता रहा है, वो हमें दर्शा रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए या सेट एक्स वाई जेड उनमें। सो गाइज ये था हमारा इंट्रो, जिसमें हमने आज ये ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर किए, और आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए और आपको थ्योरी भी करवाई। सो टिल देन बाय बाय एंड सपोर्ट प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।